इधर चलिए सभी यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को पहले हमें समझना होगा। राष्ट्र का मतलब हमने बताया था क्या था भाई? राष्ट्र का मतलब होता है सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक जुड़ाव। और सामाजिक जुड़ाव किस प्रकार का हो सकता है? हम कह सकते हैं इसका प्रकार क्या हो सकता है भाई? ये हो सकता है संस्कृति के हिसाब से, संस्कृति, ठीक है, पहनावा, भाषा, धर्म, जाति इत्यादि चीजों से, सामाजिक जुड़ाव का मतलब समझो। सामाजिक जुड़ाव का मतलब ये होता है हमारे समाज के अंदर किसी भी तरीके से आपस में जुड़ाव हो, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। और राष्ट्र कहलाता है। और राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद में क्या होता है भाई? राष्ट्र का ये इसके हिसाब से क्या हो? जुड़ाव हो। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है हमें क्या है भाई? धर्म, जाति और भाषा, धर्म, जाति और भाषा के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, के हिसाब से क्या हो भाई? जुड़ाव हो। क्या हो? जुड़ाव हो। और क्या हो? उसमें कुछ वाद हो, कुछ विवाद हो, अपने बातों को रख सकें और किसी की बातों को सुन सके। मतलब वो जो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है जी? राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके, अगर हम इसमें देखें राष्ट्र के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में, तो एक आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर भारत में क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र है ना? भारत राष्ट्र है। अब राष्ट्र अगर हम चेक करेंगे तो राष्ट्र का मतलब क्या है? सामाजिक जुड़ाव। और क्या भारत के अंदर सामाजिक जुड़ाव है? कई तरीके से। यहाँ कई प्रकार की क्या है भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार के मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, कई प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, और आपस में इनके अंदर क्या होता है? सामाजिक समन्वय बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सामाजिक जुड़ाव होता है, वो राष्ट्र होता है। और उसी राष्ट्र के अंदर अगर राष्ट्रवाद चले, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है भाई? राष्ट्रवाद कभी वाद भी चले, विवाद भी चले। वाद का मतलब होता है बातचीत, विवाद का मतलब क्या होता है? बहस, झगड़ा कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये अगर हम बात समझ लिए हैं तो राष्ट्रवाद का मीनिंग हमको पता क्या हो गया? पता चल गया। ठीक है, अब हम जाते हैं, अब हम चेक करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कहाँ? फ्रांस की क्रांति से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कोई बता सकता है? 1700 कितना हुआ था? देखो भाई, 1700 कितने में हुआ था? 89 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस में क्या हुआ था भाई? क्रांति की शुरुआत हुई। अब क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, इसको हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। ठीक है, और ये जो राजा था बहुत निरंकुश था। निरंकुश का मतलब समझ रहे हो? मतलब बहुत एकदम निर्दयी था। जो इसके मन में आता था वो करता था, है ना? एक तरीके से हम उसको क्या बोल सकते हैं? संकी बोल सकते थे। जो भी जनता का टैक्स आता था फिजूल खर्चा करता था, उड़ाता था एकदम। क्या करता था भाई? उड़ाता था। और ये इतना मतलब व्याप्त था, ये अय्याश टाइप का आदमी था। अय्याश का मतलब समझ रहे हो? अय्याश का मतलब ये हो गया कि पैसा वैसा खूब आए, खूब खर्चा करे, खूब उड़ाए, है ना? हाँ, तो क्या कर रहा था भाई? जनता का टैक्स लेकर के क्या कर रहा था? हाँ, अय्याशी कर रहा था। अब सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जनता का पैसा लेकर के जनता के ऊपर वो ध्यान नहीं देता था। तो जनता क्या रही थी? भूख के मारे क्या रही थी? तड़प रही थी। और भूख के मारे तड़प रही थी तो हमेशा क्या कर रही थी भाई? जब भी राजा निकलते थे उनके सामने रोटी रोटी की पुकार करते थे। ठीक है, कि हमें रोटी दो और हमें रोटी दो। ये क्या था? बहुत निरंकुश शासक था। ध्यान दीजिएगा, निरंकुश। और ये किस वंश का था? उस वंश का नाम लिखिएगा, वंश बुर्बो वंश। ठीक है, इसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, बुर्बो वंश से संबंधित था। ठीक है, क्या था? संबंधित था। इतनी बात समझ में आ रही है? और इसकी एक पत्नी थी, रानी एंतवानेट नाम था उसका।
क्या नाम था? रानी एंटवानेट। पत्नी का नाम क्या था भाई? रानी एंटवानेट। इतना ज्यादा मतलब इसको ये भी नहीं पता था गरीबी होती क्या है, गरीबी नाम क्या है, गरीबी चीज क्या है, इसको पता ही नहीं था। जब ये क्या था, लुई सोलवा की पत्नी क्या हुई है, लुई सोलवा की पत्नी जब बाहर निकली रथ से घूमने के लिए, गार्डन में घूमने के लिए, या फिर गई रोड की तरफ, अपने साथ भाई क्या है दासियों को लेकर गई, और इनके पीछे क्या है पूरी जनता दौड़ने लगी कि हमारी महारानी आई हैं, कुछ न तो कुछ देंगे ही देंगे। और उनके पीछे दौड़ने लगी जनता, दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते जनता क्या करने लगी भाई, जनता क्या कही, जनता की मांग क्या था, जनता रोटी 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 चिल्ला के हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। और जनता क्या करेगी भाई, रोटी भूख लगा है तो रोटी मांगेगी ना भाई। मान लीजिए कि आप क्या हो, मान लीजिए आपके घर वाले क्या करें, खूब पैसा कमाए और कमा करके क्या कर दे, रख ले, और तुमको खाना ही रख ले, और जब भी कोई दिखे कि नहीं अब तो रोटी मिलेगा भाई, है ना, उनसे पैसा मांगने की कोशिश करो, फिर ना मिले वो, ठीक है, न मिले, और उसके बाद ये भी कहा दिया भी न जाए, आप कहते रोटी के बदले ब्रेड खा लो, है ना। तो मतलब रानी एंटवानेट को ये भी नहीं पता था कि गरीबी नाम की चीज क्या होती है। रानी एंटवानेट के पीछे पूरी भूखी नंगी जनता दौड़ने लगी और कहीं हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, और रोटी नहीं देती है तो रानी अपने क्या दासियों से पूछती है क्या कह रहे हैं जी, एक रोटी मांग रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है ना, रोटी चाहिए उनको। तो वे इतना मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको इतना नहीं पता था कि भूख नाम की चीज क्या होती है, इसने ये कहा रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो। मतलब इसको ये लग रहा है कि उनको रोटी में इंटरेस्ट नहीं है तो ब्रेड खा लो। भैया रोटी ही नहीं है तो हम कहाँ से ब्रेड खाएंगे, पहले रोटी के लिए तो हमारे पास पैसा हो। तो रानी ने क्या किया, रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो, ये इनका स्लोगन है, रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो, ठीक है। फ्रांस की क्रांति होने का एक कारण था, फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति जब हुई तो लुई सोलहवां जो था, लुई सोलहवां अपनी जनता को 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्ग कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ग जो है, हाँ कौन कौन से थे भाई, मैं बांट दे रहा हूं यहीं पे, ऐसे ऐसे नहीं बांट, मैं 3 वर्गों में बांट दे रहा हूं। पहला था कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, पादरी वर्ग, और दूसरा जो था क्या था भाई, दूसरा था यहाँ पर कुलीन वर्ग, क्या था, कुलीन वर्ग, और तीसरा क्या था भाई, क्या था, किसान या मजदूर, किसान या मजदूर, जिनसे टैक्स वो सज लेते थे, किसान या मजदूर, मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। ये 3 हिस्सों में अपने क्या है, अपने उसको बांटा था, किसको बांटा था भाई, अपने जनता को। और राजा जो था लुई सोलहवां जो था, लुई सोलहवां, ये जो लुई सोलहवां है, ये इन दोनों को विशेष छूट दिया, इन दोनों को क्या दिया था, विशेष छूट दिया था। जैसे पादरी वर्ग था, इन्हीं सबको बड़े बड़े पद पे बैठाता था, बड़े बड़े पद पर जैसे IAS का रैंक हो, मंत्री महामंत्री का पद हो, ठीक है, मंत्री और महामंत्री का पद हो, उस पे किसको बैठाता था जी, पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को। और किसान को क्या कहता था, किसान और मजदूर का ध्यान ही नहीं देता, क्या नहीं देता था भाई, ध्यान ही नहीं देता। और जब ध्यान नहीं देता था तो सीधी सी बात है भाई, जनता क्या करेगी, अब विद्रोह का कारण तो बनेगा ना। आप 2 लोगों को आप क्या, अब क्या है, इन दोनों से क्या टैक्स भी नहीं देता था, खाली किसान, इन सबका क्या था, टैक्स भी फ्री था। टैक्स किससे लिया जाता था, किसानों को। और इनको क्या, इनको उच्च पद मिलते थे, नहीं मिलते, उच्च पद भी नहीं मिलते। तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण जो था, किसान वर्गों का क्या था, विद्रोह। इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बातें जब समझ में आ गई है तो आगे आप एक चीज और मैं बताऊंगा। ये पूरा इसका क्या हो गया भाई, इसका एक रूपरेखा हम फ्रांस की क्रांति का बता दिया। अब इसका हम लोग आगे हम ध्यान देंगे और लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, ठीक है।
एक हेडिंग लगाएंगे फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे भाई? प्रमुख कारण। कारण क्या क्या थे वो कारण भी लिखते चलेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में आपको सीधा सीधा आपको ऐसे कारण वारण लिख करके चलना है कितने कितने टॉपिक के ऊपर। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक में आपको क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ कि वहां से क्वेश्चन आने की लगभग 85% संभावना है। ठीक है, लगभग 85%। ठीक है, 15% हो सकता है इधर उधर क्वेश्चन घुमा करके पूछे, लेकिन डेट बाई डेट ऐसे ही पूछे। ठीक है, अब कारण क्या हो सकते हैं, मैं कारण 3-4 कारण मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहला आप लिख लीजिएगा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में ध्यान दीजिएगा, ये सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था? सामाजिक कारण में हम ये देखेंगे कि लुई 16वां जो था वो क्या कर रहा था भाई सामाजिक कारण में, ये भेदभाव कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? भेदभाव। किनके बीच भेदभाव? पादरी वर्ग कुलीन वर्ग को एक तरफ देखता था और किसान वर्ग को एक तरफ देखता था। तो क्या था ये हम ये कह सकते हैं सामाजिक कारण क्या था? भेदभाव। भेदभाव किया इनके बीच में। भेदभाव कैसा था भाई? टैक्स को लेकर। टैक्स क्या करते थे? इन दोनों वर्गों से टैक्स नहीं लेता था और इनसे टैक्स लेता था। ठीक है, किसानों से टैक्स लेता था। उच्च पद पर कौन किसको रखता था? केवल उच्च पद पर केवल पादरी वर्ग को रखता था और कुलीन वर्ग को रखता था। उसके बाद ये सामाजिक कारण थे, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये सब टैक्स वैक्स लगने के बाद तुम लोग किताब थोड़ा सा पढ़ करके जो चीजें हैं उसको आप अपने मन से अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन आपका जो होना चाहिए टॉपिक इसी टाइप का होना चाहिए। सामाजिक कारण क्या थे, फिर उसके बाद राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, एक एक आपको कीवर्ड्स मिलने चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं एक दूसरा क्या था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के बारे में हम समझेंगे। राजनीतिक कारण जो है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक कारण में हम ये देखेंगे, इस राजनीतिक कारण का मतलब हम इसमें देखेंगे राजनीति के अंदर केवल 2 ही लोगों को इन्वॉल्व करता था। किनको किनको? पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग। पादरी और कुलीन वर्ग को क्या करता था? अंदर आने का राजनीतिक कारण यानी कि राजनीतिक वाले हिस्सों में भाग लेने के लिए क्या करता था? काम करता था। जैसे क्या है राजनीतिक चीजें, जैसे कि सैनिक सुरक्षा बढ़ानी है तो राजनीतिक है भाई। शासन करने के लिए जो भी कानून बनाने का काम वो करते थे वो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग करते थे। ये राजनीतिक से संबंधित था। ठीक है, आप सामाजिक समझ लिए, राजनीतिक समझ लिए। इसमें केवल किनको ये देता था भाई? केवल पादरी वर्ग को कहता था और कुलीन वर्ग को, किसान का ध्यान नहीं देता था। ये कारण फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण 2 कारण थे। तीसरा कारण और जोड़ो। तीसरा कारण आप लिख सकते हो आर्थिक कारण। क्या है भाई? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत आप देखेंगे आर्थिक कारण में क्या है भाई? आर्थिक कारण में ये क्या करता था? फिजूल के खर्च करता। क्या करता था? फिजूल के खर्च। वो फिजूल के खर्च क्या थे भाई? फिजूल के खर्च। और ये फिजूल के खर्च जो थे वो किसके टैक्स से करता था? किसानों के टैक्स से। ठीक है, टैक्स से। जो टैक्स लेता था, टैक्स क्या करता था? बढ़ा देता था। और टैक्स में क्या होता था? भले कि क्या हो, सूखा पड़े चाहे जो पड़े, वो क्या करता था? उसको टैक्स चाहिए तो चाहिए टैक्स, और उसी टैक्स को लेकर के फिजूल के खर्च करता था। कभी जो अपने रानी के लिए महल बनवा देता था, है ना, कभी जो मतलब पैसे वैसे वो लुटा देता था एकदम जो है। पादरी के ऊपर पैसा दे देता था, कुलीन वर्ग के ऊपर जो है पैसा खर्चा करता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्थिक कारण फिजूल के खर्च करता था। आर्थिक कारण हम देखेंगे फिजूल के खर्च उसके थे। ठीक है, फिजूल के खर्च में बहुत सारे खर्च थे उसके, जो कि बहुत उसमें वो करता था। इतनी बातें समझ में आ गई? फ्रांस की क्रांति के केवल 3 कारण हम लिख करके इसमें हम अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे हम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग लगेगा। नोट हो गया जी? नहीं सर। तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसा बंद कर दे। ये हो गया, स्टॉप कर दे। उसका छोटी आ रहा है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ना सर जी ना एंटवानेट चलो जी मिटा दो फिजूल के खर्च ओके जी फ्रांस की क्रांति पर फ्रांस पर प्रभाव पर इसके बाद हेडिंग लगाएंगे फ्रांस की क्रांति 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 का फ्रांस पर प्रभाव क्या था जी प्रभाव। अब फ्रांस की क्रांति हो गई तो फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के ऊपर प्रभाव क्या हुआ ध्यान दीजिएगा इसमें मैं प्रभाव बता दे रहा हूँ प्रभाव लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया। निरंकुश राजतंत्र क्या हो गया भाई समाप्त। निरंकुश राजतंत्र समाप्त राजतंत्र की समाप्ति ठीक है निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति। संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत ठीक है संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत ठीक है। और एक और लिख सकते हैं विशेष अधिकार समाप्त कर दिए विशेष अधिकार समाप्त किए गए ठीक है। इसको समझ लेते हैं फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव क्या हुआ। जब फ्रांस की क्रांति हो गई 1700 किसमें भाई 89 में देखो फिर से 1789 में फ्रांस की क्रांति होने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या हुआ भाई क्या क्या प्रभाव पड़ा। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति होगी। निरंकुश राजतंत्र का मतलब क्या जो राजा अपने मनमाना काम करता था इसकी क्या हो गई समाप्ति क्या हो गई समाप्ति हो गई कि अब कोई भी राजा बनेगा इस टाइप का काम नहीं करेगा कि फिजूल खर्चा करे केवल 2 लोगों को क्या कर दे ध्यान दे और मजदूर वर्ग का ध्यान ना दे। दूसरा क्या था भाई दूसरा संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत मतलब कि राजतंत्र खत्म हो गया यानी कि हम ये कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत यानी कि राजतंत्र खत्म हो गया यानी कि जो राजा अपना मनमाना कर रहा था और मनमाना करने के पहले क्या हम एक संवैधानिक तरीके से चलेंगे एक संविधान के रूप से चलेंगे उसमें क्या बनने लगा कानून बनने लगा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या हुआ फ्रांस की क्रांति होने के बाद क्या हुआ विशेष अधिकार जो मिले थे किसको पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया। तो क्या हुआ भाई फ्रांस की क्रांति पर फ्रांस का प्रभाव क्या पड़ा। जब फ्रांस की क्रांति हो गई यानी कि फ्रांस में क्रांति जब होगी जब आंदोलन हो गया तो क्या हो गया भाई लुई 16वां का जो अपना फिजूल खर्च करता था मनमाना खर्च करता था सब बंद कर दिया गया और जितना भी वो खर्चा वर्चा करता था टैक्स लेता था जबरदस्ती क्या है किसानों का वो क्या हो गया बंद हो गया ठीक है। संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर कानून बनना शुरू हो गया यानी कि हम क्या करेंगे भाई संविधान एक लिखित हमारी किताब होगी उस किताब के अनुसार हम क्या करेंगे शासन करेंगे उसी के हिसाब से। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद अगला हेडिंग लगाइएगा अगला हम बता देते हैं फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव था ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पर भी हम देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है।
अब क्या है, यूरोप पर इसलिए प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। यूरोप में ये तो फ्रांस भी आता था, यूरोप के आसपास के जितने भी मतलब फ्रांस के आसपास के जितने भी देश थे सब क्या थे, राजशाही थे। क्या थे, राजशाही थे। और राजशाही थे तो जितने भी राजा थे सब निरंकुश थे, सब लुई सुलावा की तरह काम करते थे। तो ये देख करके आसपास के भी जितने भी देश थे वहां पर भी क्या आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं प्रभाव हम लिख सकते हैं फ्रांसीसी, हेडिंग लगाएंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप पर प्रभाव, यूरोप पर प्रभाव, यूरोप पर क्या हो गया भाई, प्रभाव। क्या प्रभाव हुआ, वो प्रभाव आप लिख लेंगे। ये मैं केवल आपको एक कीवर्ड्स दे रहा हूं इंपोर्टेंट वाले, ये एक हेडिंग है जो मैं दे रहा हूं ना, सब हेडिंग है, उस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है। आप कुछ भी सामाजिक विज्ञान में आप जाकर लिखिएगा, मैं जो भी बता रहा हूँ जो लेक्चर के थ्रू आप सुन रहे हो, खाली वही ये हेडिंग लगाने के बाद मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखते चले जाए, जो लेक्चर में आप सुने, जो भी कहानी आपके दिमाग में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पर प्रभाव मैंने अभी बताया क्या हुआ भाई। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो वहाँ के जो मजदूर वर्ग हुए क्या क्रांति कर दी, भैया अब हम नहीं मानेंगे, अब हम जो है राजा हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, हमेशा षड्यंत्र कर रहा है, हमें क्या है भाई हमेशा भूखमरी में रखा हुआ है। तो उसने क्या कर दिया, उठा एक निम्न तबका उठा और क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद क्या हुआ, लुई सुलावा का क्या हो गया भाई, अंत हो गया। लुई सुलावा क्या है, उसका शासन समाप्त हो गया, उसका शासन समाप्त हो गया। शासन समाप्त होने के बाद क्या हुआ भाई, शासन समाप्त होने के बाद क्या हुआ, और ये भी ध्यान दीजिएगा इसी में वास्तविक दुर्ग भी आता है। वास्तविक दुर्ग की कहानी दिया है तुम्हारे में, वास्तविक दुर्ग की कहानी नहीं दिया है तो उसको रहने देते हैं, हम उसको नहीं करते हैं, कक्षा 9 में शायद होगा। ठीक है, वास्तविक दुर्ग नहीं दिया होगा, केवल इसके प्रभाव पूछा है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप पर प्रभाव ये पड़ गया इसकी, जब फ्रांस के ऊपर क्रांतियां हुई तो उतने वही क्रांति के कारण आसपास के भी जो देश थे वो भी जो निम्न तबके के यानी मजदूर वर्ग थे वो भी आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने के बाद क्या हुआ, वहाँ का भी निरंकुशता समाप्त हो गई, संवैधानिक राजतंत्रों की शुरुआत होने लगी। और जितने भी जो विशेष लोगों को अधिकार मिले थे यानी कुलीन वर्ग और क्या पादी वर्ग को जो मिला था उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक्स को लिखते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, निरंकुश राजतंत्र, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इस पे, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र के प्रति विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि जनता फ्रांस की क्रांति से, दूसरा पॉइंट, जनता फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगी। अधिकारों की क्या करने लगी भाई, मांग करने लगी। ठीक है, एक और पॉइंट हम इस पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था भाई, फ्रांस की क्रांति का नारा, ये नारा ये था, क्या था, स्वतंत्रता समता, लिख लेंगे स्वतंत्रता, ये पूछता है जी, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा। ठीक है, जहां पर भी लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वहां की जनता कहती क्या थी, मुझे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का हमें क्या चाहिए,
अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति हो उसको स्वतंत्र हो, हर एक काम करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। और क्या हो भाई? सब एक दूसरे के बराबर हो, समान हो और आपस में भाईचारा हो। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, ये पूरा क्या था? फ्रांसीसियो का क्या था? नारा था। इतनी बातें समझ में आई है। तो ये तीन आप क्या करोगे? ये एक शॉर्ट नोट है, ये मान करके चलेगा। ये सब क्या है? एकदम बीबीआई वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत जल्दी लिख रही हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। अब लुई सुलावा का जब क्या होता है भाई? शासन खत्म होता है तो इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम होता है भाई? नेपोलियन बोनापार्ट आता है। वो भी कौन से वंश का होता है? वही बुर्बो वंश का होता है। वो भी उसी वंश का होता है, लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा सा उससे लचीला होता है। और ये क्या करता है? जनता के प्रति काम करना चाहता है। और ये वो चाहता है कि जनता को भी और जितने भी हमारे यानी जनता है, हम उसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जितना सबको वो सामान लेकर के चले, सामान लेकर के चले। और इसने क्या किया भाई? ये आसपास के जितने भी देश थे उस सब देशों को जीतने की कोशिश की। क्या किया? जीतने की कोशिश की। वो लगभग 36 से ज्यादा देशों को क्या कर लिया था? जीत लिया था। 36 से ज्यादा देशों को जीत लिया था। और इसको हराना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया? हराना मुश्किल था। जहां पर जाता था मारता काटता था, तुरंत वो जीत जाता था। और इसको हराने के लिए तीन से चार देश मिलकर के इनको क्या किया? हराने की कोशिश किया। वो देशों के नाम मैं बता दे रहा हूं। वो देश जो थे, ध्यान दीजिएगा, उस देश में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, चार देशों ने मिल करके किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कब? 1815 में वाटरलू की लड़ाई। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई में यानी बेल्जियम के मैदान में आकर के चार देश की सेना आकर के उससे क्या करती है? मुकाबला करती है। तब जाकर के उसको हरा पाते। नहीं तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही भावी और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो इसके बाद हम लोग हेड लगाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट। मिटा दो जी। सर जी मूर्तियाँ थोड़ा जो देखेगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए भी छोड़ देते हैं। हाँ, 4-5 देशों ने मिलकर, अभी तो मैं और लोगों का नाम ही नहीं लिया। मेन जो ताकतवर देश थे उस समय, उसका मैं नाम बताया। ऑस्ट्रिया, वियना, रूस, प्रसा, ये सब क्या थे? ये सब बहुत मजबूत देश थे। ठीक है, मिटा करके आगे चलते हैं, नेपोलियन की बात करते हैं। ठीक है, हाँ 5 देश के सभी। हाँ 5 देश की किताबों में दिया है। यूरोपी, वही वियना। सर जी हाँ जी, धुधुला रहा है। क्या है? धुधुला रहा है। एक मिनट। सही हो गया। अब सही हो गया। अब सही हो गया। तो क्या मुगले सहारे बैठा है? मुगले सहारे बैठा है। माने